मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो इसका बचा है, और इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके पहले वीडियो में हमने ब्लास्टुला के निर्माण तक का पढ़ा था और भ्रूण का इम्प्लांटेशन यानी रोपण पढ़ा था। आज हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे कि रोपण के पश्चात जब भ्रूण का रोपण हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसके पश्चात उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जब ब्लास्टुला का स्टेज ख़त्म होता है और इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसके बाद आता है गैस्ट्रुलेशन, यानी उसके बाद ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। और गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस द्वारा 3 लेयर्स का निर्माण होता है, यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, 3 लेयर्स के निर्माण होते हैं। तो गैस्ट्रुला भवन यानी गैस्ट्रुलेशन क्या है? जब ब्लास्टोसिस्ट की कोशिकाएं, जो उसकी इनर मास होती हैं, जो अंदर की कोशिकाएं होती हैं, जो एक एम्ब्रियोनल घुंडी जैसी संरचना बना रहती हैं, तो ये जो कोशिकाएं होती हैं ब्लास्टोसिस्ट की इनर जो कोशिकाएं होती हैं, जब वो कोशिकाएं 3 जनन स्तर 3 जर्मिनल लेयर्स वाले जब भ्रूण को बनाती हैं, तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है वो गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। यानी ब्लास्टोसिस्ट की इनर मास सेल के द्वारा 3 जर्मिनल लेयर्स में बनने वाले फीटस या एम्ब्रियो के जो बनने की प्रक्रिया है या प्रोसेस है, वो गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। इस प्रोसेस के द्वारा जो 3 जर्मिनल लेयर्स का एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, वो गैस्ट्रुला कहलाता है। और ये जो प्रोसेस होता है वो गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। इस जो गैस्ट्रुलेशन का जो प्रोसेस है, इसमें जो ब्लास्टोसिस्ट का एम्ब्रियोनल मास है, यानी उसका जो इनर मास के सेल्स हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो अपने स्थान से विस्थापित होती रहती हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच करके, और ऐसे लेयर्स का निर्माण करती हैं जो फ्यूचर में जिसके द्वारा उनके अलग अलग अंगों का निर्माण होता है या डेवलपमेंट होता है। जो एम्ब्रियोनल घुंडी है या उनके जो इनर सेल मास है, इनके जो विस्थापन है और विस्थापन के पश्चात जो फिर से निर्माण हो रहा है, ये जो प्रक्रिया है वो फॉर्मेटिव मूवमेंट यानी निर्माण गतियाँ कहलाती हैं। जब ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं तो 3 लेयर्स का एक गैस्ट्रुला बनता है या एक एम्ब्रियो बनता है, जिसको गैस्ट्रुला कहते हैं, जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 लेयर्स में विभाजित हो गया रहता है। और ये जो 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये फ्यूचर में उस एम्ब्रियो के विभिन्न अंगों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे गैस्ट्रुला में 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। तो जब गैस्ट्रुला में 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, तो उसमें एक स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस होते हैं। इसमें पहला है भीतरी कोशिका सहती भिन्नता, एंडोडर्म या एक्टोडर्म का कैसे निर्माण होता है। इसमें जो पहले स्टेप में जो कोशिकाएं होती हैं, उसके इनर सेल मास होते हैं, वो जो ब्लास्टोसिस्ट है उसकी जो स्पेस है यानी जो गुहा जैसा है, वो उसके संपर्क में रहती हैं। वो धीरे धीरे वो क्यूबॉइडल यानी घन के आकार में होती जाती हैं और एक पंक्ति में यानी एक लाइन में वो अरेंज हो जाती हैं। और ये जो स्तर है, यानी इस तरह से जो अरेंज होकर के एक लेयर्स बनाती हैं, वो भ्रूण का एंडोडर्म यानी एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म बनाता है। जो इसकी कोशिकाएं हैं वो विभाजित होना शुरू करती हैं और जल्दी ही जो ब्लास्टोसिस्ट की गुहा यानी स्पेस है, उसको कवर कर लेती हैं। इस प्रकार जो एंडोडर्म है, उससे एक जो लेयर्स बनती है, उसको प्रिमिटिव गट कहा जाता है। ये जो गट है, ये बाद में 2 भागों में विभाजित होता है और यही जो आगे जाके भ्रूण का आहार नाल बनाता है। और इसके जो दूर का सिरा होता है, वहाँ पे यॉक सैक बनते हैं, जो जिसमें इसके यॉक सैक है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी द्रव पितक वगैरह नहीं होता है, केवल एक फ्लूइड भरा होता है। जो इसकी कोशिकाएं होती हैं एम्ब्रियोनल मास की, वो मोस्टली ट्रोफोब्लास्ट की तरफ होती हैं, जो उसके बाद एक पंक्ति में बन जाती हैं, जिसको भ्रूणी यानी एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म कहलाते हैं। इसमें जो एंडोडर्म के जो स्तर को हाइपोब्लास्ट कहते हैं और जो भ्रूणी का एक्टोडर्म वाला हिस्सा है वो एपिब्लास्ट कहलाता है। यहाँ फिगर में देखेंगे, ये एम्ब्रियोनल नॉब है।
जो फिगर ए है उसमें देखिए सबसे ऊपर एम्ब्रियोनल नॉब दिखाई दे रहा है। इसके बाद एंडोडर्म का या बिगनिंग ऑफ एंडोडर्म यानी एंडोडर्म के निर्माण की प्रक्रिया दिखाई जा रही है। उसके बाद जो ये गैपिंग का जो है वो ब्लास्टोसील कहलाता है और इसकी जो कवर है ये लेयर है, जो ये लेयर बन रही है ये ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है। इसके बाद ये जो एम्ब्रियोनल नॉब की कोशिकाएं हैं ये देखो, ये एक स्तंभाकार कोशिकाओं में बदल रही हैं, जिसको कहा जाता है एपीब्लास्ट कहा जाता है, क्योंकि ये एपीब्लास्ट जो है वो आगे जा कर के एक्टोडर्म का निर्माण करेगी और उसके जो अगला स्तर है वो एंडोडर्म का कहलाता है। ये जो दिखाई दे रहा है बिगनिंग ऑफ एंडोडर्म यानी एक जो लेयर दिखाई दे रही है ये जो बनी है ये एंडोडर्म की लेयर है, और ये जो स्तंभाकार कोशिकाएं हैं वो एक्टोडर्म बनाता है जो अंदर की तरफ होगा, और बाकी ये ब्लास्टोसील है, ये ट्रोफोब्लास्ट है। इसके बाद जब ये डेवलपमेंट और होता है तो हम यहाँ देखेंगे कि धीरे धीरे जो सेकेंड स्टेप है एमनियोटिक गुहा का निर्माण, यहाँ हम देखेंगे जब ट्रोफोडर्म में एपीब्लास्ट के बीच गुहा बनेगी, यानी कि ये ट्रोफोडर्म है, ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये आपको पता है, और ये एपीब्लास्ट है, सॉरी ये एपीब्लास्ट ये कोशिकाएं हैं यहाँ जो दिख रहा है, और ये ट्रोफोडर्म है। इनके बीच एक गुहा बनना शुरू होती है जिसको कहते हैं एमनियोटिक कैविटी, ये बनना शुरू होती है और वो कोशिकाएं जो अंदर की तरफ खिसकना शुरू हो रही हैं, एपीब्लास्ट और एंडोडर्म की कोशिकाएं। इसके बाद ये जो एमनियोटिक जो कैविटी है, ये जो इस कैविटी में एक द्रव्य भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसकी जो कोशिकाएं होती हैं एपीब्लास्ट की कोशिकाएं होती हैं, जो एम्ब्रियोजेनिक कोशिकाएं होती हैं, वो उसका एक लेयर बनाती हैं, जैसे फर्श जैसी स्ट्रक्चर बनाती हैं, और ये जो एंडोडर्म की कोशिकाएं हैं जो ये लंबी सी एक लेयर्स में दिख रही हैं, वो कोशिकाएं जो है उसकी एक छत जैसे बनाए उस तरह से एक निर्माण करती हैं। इस तरीके से ये जो है इसको कवर करती हैं। इसके बाद जो ये एपीब्लास्ट जो है वो स्तंभाकार कोशिकाओं की तरह है, और जो एंडोडर्म का स्ट्रक्चर है वो एक लेयर्स में बना हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, आप इस फिगर में आप देख सकते हो। इसके बाद ये जो है ये यॉर्क सैक का स्ट्रक्चर है, यहाँ से फ्लूइड भरा होता है, बाकी यहाँ कोई भी पितक उपस्थित नहीं होता है। इसके बाद जो ये एक लेयर आपको दिख रही थी जो एंडोडर्म का निर्माण हो रहा था, वो अब ट्रोफोब्लास्ट के अंदर ये लेयर एक लेयर बन चुकी है जो कहलाती है एंडोडर्म की लेयर कहलाती है, और इसके बीच जो है एक्टोडर्म है, और फिर अब मेसोडर्म का बनना स्टार्ट हो रहा है। और ये ब्लास्टोसील है, ये यहीं आगे जा कर के यॉर्क सैक का निर्माण कर लिया। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, जब ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं तो एम्ब्रियोनिक डिस्क बनना शुरू होती है। जो एम्ब्रियोनल मास है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म में हो चुकी है, आप देख रहे हो एक्टोडर्म और एंडोडर्म में डिवाइड हो चुकी है। ये जो कोशिकाएं हैं इनमें आप देखोगे जो बाहरी एक्टोडर्म है वो कॉलमल सेल का बना हुआ है, और जो एंडोडर्म है वो क्यूबॉइडल सेल का बना हुआ है। तो जो इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बना है इसमें एंडोडर्म की जो कोशिकाएं हैं वो आगे जाके घनाकार होना शुरू हो जाती हैं, घन का आकार बना लेती हैं। इसी जो शेप को जर्मिनल डिस्क यानी भ्रूणी बिंब या एम्ब्रियोनल डिस्क कहा जाता है। ये जो एमनियोटिक गुहा है यानी एमनियोटिक कैविटी है, और जो ब्लास्टोडर्मिक वेसिकल है ये इनके बीच में उपस्थित होती है, यानी इस साइड में एमनियोटिक कैविटी है और ये ब्लास्टोडर्मल वेसिकल कैविटी है, और इसके बीच में ये जो उपस्थित है यही एम्ब्रियोनिक डिस्क बनता है। इसके बाद प्राथमिक यॉर्क सैक का निर्माण, इसमें एंडोडर्म की जो घनाकार कोशिकाएं हैं ब्लास्टोसील या ब्लास्टोडर्मिक है इसकी तरफ स्तर बनाती जाती हैं, तो इसी में ही एक सिलोमिक मेम्ब्रेन बनता है, और ये जो सिलोमिक मेम्ब्रेन बनता है एक ब्लास्टोसील की गुहा को अस्तर में कवर के लेयर कवर करता है, तो यही आगे जा कर के प्राइमरी यॉर्क सैक बनता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रिमिटिव कार्ड मेसोडर्म का विभिन्नन और डिफरेंशिएशन। इसमें जब देखेंगे जब तीसरे सप्ताह तक यहाँ हम देखेंगे तीसरे सप्ताह में जब भ्रूण का विकास होने लगता है तो ये आगे जाकर एम्ब्रियोनल जब डिस्क बन जाता है तो इसके बीच एक सकरी सी खांच बनी रहती है जिसको प्रिमिटिव स्ट्रीक कहा जाता है। इसके आगे जो सिरा फूला हुआ होगा वो प्रिमिटिव नॉब कहलाएगा, और बाद पीछे का
जो है वो ब्लास्टोपोड ये सब बनते हैं। इसके बाद जो गैस्ट्रुलेशन के जो प्रोसेस है उसके कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं। जैसे जब गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो ब्लास्टोरा की कोशिकाओं से जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होते हैं उनके कारण फिर से रीअरेंजमेंट होता है सेल्स का, सेल्स का रीअरेंजमेंट होता है। इसके बाद जब ये रीअरेंजमेंट होता है तो इसमें प्राथमिक जनक स्तर बनना शुरू हो जाते हैं, भेदित होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे विदलन की जो गति है वो काफ़ी धीमी होती है, यहाँ वृद्धि नहीं होती है, या होगी भी तो बहुत कम होती है। यहाँ जो उपापचयी यानी जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं उनकी प्रकृति बदल जाती है। यहाँ गैस्ट्रोला में ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा बढ़ती है। केंद्रक शरीर के जो केंद्रक शरीर है वो क्रियात्मक रूप से सक्रिय होना शुरू हो जाते हैं, और ये भ्रूणी कोशिकाओं में जो परिवर्तन हो रहे हैं यानी प्रक्रियाएं हो रही है उसको नियंत्रण करना शुरू कर दे रहे हैं, और यहीं से प्रोटीन का संश्लेषण भी प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे ये स्ट्रक्चर है गैस्ट्रोला का। ब्लास्टोला स्टेज में है, ये एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, और ये आर्कियोडर्म यानी ब्लास्टोपोरिया निर्माण होना शुरू हो जा रहे हैं। जो भ्रूणी जो स्तर है वो एक्टोडर्म जो है वो आगे जा कर के त्वचा बनाता है, एपिडर्मिस इन सब के जैसे त्वचा ग्रंथियाँ, बाल वनाखून आदि बनते हैं। तंत्रिका तंत्र के निर्माण में भाग लेता है। एड्रिनल ग्रंथि का मेड्यूला भाग, पिट्यूटरी ग्रंथि और मध्य पिंडक तथा पीएल ग्रंथि का निर्माण करता है। इसके बाद इसमें जो एक्टोडर्म है वो नेत्र, उससे संबंधित भाग, अंतःकरण, लाल ग्रंथियाँ, लेक्राइमल ग्रंथियाँ, दांत का इनेमल, मुख गुहा, रेक्टम, ये सब और इनके भीतरी जो अस्तर होते हैं उन सब का निर्माण करता है। इसके बाद मेजोडर्म है, मेजोडर्म से त्वचा के डर्मिस भाग बनते हैं, पेशियाँ बनती हैं, संजीवतक बनते हैं, पेरिटोनियम, वृक्क, जनन, एड्रिनल ग्रंथि, कॉर्टेक्स का पार्ट, हर्ट, रुधिर वाहिनियाँ, लिम्फ वाहिनियाँ, आहार नाल, पेशी, एपिथेलियम, पेरिकार्डियम, प्लूरल लेयर, नेत्र का कोरोइड स्क्वेलर स्तर, नोटोकार्ड, दांतों का डेंटाइन, ये सारी चीज़ें मेजोडर्म लेयर से आगे जा कर के निर्माण होती हैं। और एंडोडर्म से आहार नाल का भीतरी श्लेष्म स्तर है, आहार नाल की ग्रंथियाँ, पाचन ग्रंथियाँ, यकृत, पैंक्रियास, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, अग्रपाली, ट्रैकिया, ब्रोंकाई तथा फेफड़ों का भीतरी स्तर, मध्यकान, यूटेशन नलिका, मूत्राशय, जनक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इस तरह से ये हैं इनके तीनों जो लेयर्स हैं, उनका फ्यूचर में यही भविष्य कि आगे बढ़कर यही स्ट्रक्चर वो बनाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे भ्रूण की जो कुछ कलाएँ होती हैं